हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज अपना चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th की इकोनॉमी का, मनी एंड क्रेडिट। इसमें थोड़ा सा हम लोग पैसों के बारे में समझेंगे, करेंसीज और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब एक तरह से लोन होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक सेकंड देना मुझे, मार्कर का जरा सेट कर दूँ मैं, ठीक है, फाइन। सिंस देखो, मनी क्या होता है? मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। तो उसमें होता क्या था, जैसे आपके पास आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास कुछ 100 kg गेहूँ है, ठीक है। 100 kg गेहूँ है। पहले करेंसी वाला सिस्टम होता नहीं था। तो आपके पास मान लेते 100 kg गेहूँ था, सामने के पास 100 kg आपका राइस था। तो लोग क्या करते हैं तो उस समय कि मैं देखो तुम्हें 1 किलो अपना गेहूँ दे दूंगा, आप मुझे अपना 1 किलो चावल दे दो। तो ऐसा सिस्टम चलता था, इसको बोलते थे हम लोग बार्टर सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन हुआ किस चीज़ का? करेंसीज का, ठीक है। तो करेंसीज क्या होती हैं? करेंसीज मतलब एक तरह का मीडियम होती हैं एक्सचेंज प्रोसेस का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किसी चीज़ की डिफाइन करती है। जैसे मान लो आप फ़ोन लिए हुए हो अपने हाथ में, फ़ोन लिए हुए हो, मान लो आपने 15-20 हज़ार रुपये का वो फ़ोन लिया होगा, 15 या फिर मान लेते हैं 20 के तक का लिया होगा। तो ये जो करेंसी है ये वैल्यू डिफाइन करती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ समथिंग, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। वी हैव सीन दैट मनी इन समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन में ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो, जैसे ये थोड़ी सी जो करेंसीज हैं, ये आपकी ओल्ड स्टाइल करेंसीज जो पहले आपकी चलती थी, ठीक है। जैसे देखो, गुप्ता कॉइन हो गया ये, ठीक है। गुप्ता कॉइन में ये तुगलक, ये आपका गोल्ड मोहर फॉर्म अकबर के समय में चलने वाला। अब ये आ गया यहाँ पे अपना मॉडर्न कॉइन। मॉडर्न कॉइन इससे बाद अपना 1947 के बाद, आज़ादी के बाद अपने कुछ सिक्के चले थे जिसको हम लोग बोलते थे 25 पैसा, 50 पैसा, है ना। वो अभी इसमें दिखाया नहीं गया। तो ऐसे थे ये अभी तक। ये तो अभी का मॉडर्न कॉइन है जो आज भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन्स, ठीक है। जो मॉडर्न फॉर्म आज के अपने ज़माने मतलब इस समय की जो करेंसी है, मॉडर्न फॉर्म है, तो वो क्या इंक्लूड करती है? आपका करेंसीज एंड करेंसीज कैसे किस किस फॉर्म में? आपका पेपर में, पेपर नोट्स हो गए, और कॉइन्स में, ठीक है। करेंसीज इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पता चले ये जैसे रुपया है आप इसकी कॉपी बना के बेचो या फिर कोई भी बना ले, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाएगी उसी को आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है आपके घर पे प्रिंटिंग मशीन लगा ली, एकदम भगा 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 भैया खूब एक के नोट बनाया जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी कि उसकी जगह पे कौन ये काम करता है? आरबीआई। आपका आरबीआई का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी का काम होता है एक मिनट यार, ये क्या है? चला गया, ठीक है। हाँ, तो इसी का काम होता है करेंसीज को बनाना, करेंसीज को सप्लाई करना, करेंसीज को मार्केट में रेगुलेट करना। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। इंडिया में किसी भी प्रकार का शॉप ओनर या बिजनेस ओनर है, वो किसी भी प्रकार की इंडियन करेंसी को डिनायल नहीं दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी बीच में बहुत चला था, बीच में कह रहे 2022-21 के समय और 2020 के चक्कर में समय में। एक मिनट रुकना बच्चा, ये पता नहीं क्या बार बार आ रहा है। हाँ, हटा दिया, ठीक है। तो कहाँ गया? हाँ, तो चला था कि 1 रुपये का कॉइन भैया नहीं लेंगे, 1 रुपये का कॉइन बंद हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। तो आज भी मतलब आज 2023 है, आज मतलब जिस डेट को मैं शूट कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना है। तो आज भी मेरे घर के पास ही की एक शॉप है, दुकान है, मतलब परचून की, अगर समझ पा रहे होगे आप। तो वहाँ पे भी 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के नहीं लेते हैं वो लोग। और कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। मेरे मोहल्ले की, मतलब मेरे एरिया की बात है ना। तो ये चीज़ है, पर लीगली उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर इस चीज़ की कंप्लेंट डाल दी जाए तो इनफैक्ट उनके ऊपर पेनल्टी प्लस दुकान बंद करने के आदेश भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक की बात करें, अब यही जो करेंसी है इसका थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं बैंक के साथ। द अदर फॉर्म इन विच मनी पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में वो कागज़ हो, मतलब गांधी जी हों समझ पा रहे होगे अगर आप, यानी कि आपके पास नोट हो, ये ज़रूरी नहीं है, या फिर आपके पास सिक्का हो, ज़रूरी नहीं है। ये एज अ डिपॉजिट बैंक में भी काम करते हैं, ठीक है। इनको क्या करो आप खूब एक के, मतलब जैसे आपके पास 1 लाख या 2 लाख या फिर 10,000 5,000, अरे 100 का भी है, आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो।
वो अब इस समय आपका कैश नहीं रहा, आपके पास कैश हाथ से चला गया, लेकिन वो डिपॉजिट है किसमें, बैंक में, तो एज अ डिपॉजिट से एक्ट करेगा वो, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई बैंक है, बैंक मान लेते हैं कोई भी है, उस पर आप डिपॉजिट करते हो 10,000, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट भी देती है करंट के रेट में 2.34, सेविंग्स अकाउंट में, याद रखना, पूछा नहीं जाएगा पर ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 2.34 या 37, अपने बैंक का सबका अलग अलग होता है ना, होता है इतना ही अप्रॉक्स है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, इसी के बीच में होगा, इतना आपको इंटरेस्ट मिलता है आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है साल का, रिमेंबर, ठीक है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, ठीक है, यानी कि जो आपने बैंक में पैसा जमा किया था वो विड्रॉ मतलब बैंक से निकाला जा सकता है जब आपकी डिमांड हो, यानी कि जब आपकी नीड हो तो बैंक से वो पैसा निकाला जा सकता है, और उसी डिपॉजिट को, जो आप पैसा निकाल ले हो, जो डिपॉजिट आपने किया था, जिस पैसे को निकाल ले हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आपको होप सो समझ में आ गया होगा। डिमांड, अच्छा ये सब चीज़ें पता है कवर करके एकदम बहुत अच्छे से चलना, क्योंकि जब हम लोग और ज़्यादा डीप में, मतलब कि जब नया बैच हम लोग निकालेंगे इकोनॉमिक्स का, पूरी सिर्फ उसमें इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, है ना। अब ये मत कहना भैया अभी पढ़ा रहे हो ये इनफ नहीं है, इनफ होगा ये, ठीक है, पर कुछ चीज़ें स्टिल आपको एक प्रॉपर मैनर में, अभी तो मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ ना, उस समय मैं कोई पीडीएफ मतलब कोई किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, उस समय प्रॉपर नोट्स ही बनेंगे, जो मैं एक लाइन अगर लिखूंगा वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, सॉरी, demand deposit offers another faculty, in this faculty which lends it the essential characteristic of money that of a medium of exchange, इसको भी ये लिख लेना, वही चीज़ है, दोबारा मतलब सेम अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रही है। अ चेक इज अ पेपर, अब देखो दूसरा फॉर्मेट क्या हो गया, ए चेक, चेक भी एक दूसरा फॉर्मेट, एक हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, एक आता है आपका चेक, ठीक है, बैंक से रिलेटेड है ये। अ चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। जैसे एक चेक होती है जहाँ पे आपका यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे, और ये जो चेक होती है, ये पहली बात तो चेक जो होती है ये आपके नाम पे इशू होगी, चेक बुक, ठीक है, उसमें से एक लीफ का मतलब एक पन्ना नाम निकालो, यहाँ पे आप जिसका भी ABCD जो नाम लिखोगे और जो अमाउंट लिखोगे, तो आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर अगर उसको कैश कन्वर्ट कराना है तो वो कैश भी वो आपको उसको दे देगा, है ना, इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, आपकी लोन के कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं बैंक की, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ठीक है, तो वॉट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब एक सवाल आता है कि बैंक में जो पैसा जमा है तो वो बैंक करती क्या है, जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो वो उसका करती क्या है। बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आज की तारीख में, या फिर इस मंथ की बात कर लेते हैं, इस मंथ में 1 करोड़ यानी कि 1 CR उसके पास डिपॉजिट आया, जितने भी उसके कस्टमर्स थे किसी बैंक के, उसके पास 1 CR यानी कि 1 करोड़ का डिपॉजिट आया, वो बैंक सिर्फ 15% उसका कैश ही रखती है, ठीक है, अपने बैंक के अंदर, यानी कि बैंक के अंदर सिर्फ 15% ऑफ द कैश रखती है बस, ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, ठीक है। बाकी जो होता है वो अपने मेन ब्रांच में या फिर RBI में डिपॉजिट, मतलब वो इधर उधर सेपरेट हो जाता है, पर 15% वो सिर्फ रखती है, इतना समझ लेना, ठीक है। बैंक यूजेस द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, ठीक है, जो बैंक जो होती है ये जितना भी पैसा होता है इसमें से मेजर जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको किस लिए यूज करती है, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। Banks make use of deposit to meet the loan requirements of the people, ठीक है, यानी कि बैंक क्या काम करती है, जो बाकी सबके लोन रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करती है, ठीक है। बैंक के 2 तरह के देखो, सबसे पहले कस्टमर होते हैं, द डिपॉजिटर, द बोरोवर्स, ठीक है, डिपॉजिटर कौन, जो पैसे जमा करते हैं, वेयर एज द बोरोवर्स, जो पैसे बैंक से लेते हैं लोन, ठीक है, विद कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक, होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। इन रूरल एरियाज द डिमांड ऑफ क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब जैसे जो अपने रूरल एरियाज होते हैं तो जो बैंक से लोन लिए जाते हैं ना, वो
लेते हैं गांव वाले, जैसे आप जानते हो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और ज़्यादा किसी काम के लिए नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो लोग लोन लेके फर्टिलाइज़र लेते हैं आपका, फिर उसके बाद सीड्स लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद और भी जो टूल्स मैकेनिज्म ये सब यूज़ होते हैं उन सब का लिए उसमें खर्चा करते हैं, ठीक है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि जब क्रॉप सीजन होता है उसके पहले वो लोग लोन लेते हैं। फसल उगाई उन्होंने, ठीक है, फसल को उगाया, उसको बेचा, देन उसके बाद उन्होंने लोन रीपे कर दिया। बिकॉज ऑफ द फेलियर, अब ज़रूरी थोड़ा ना कि फसल जितना उसमें इन्वेस्ट किया था कि उसने प्रोडक्शन पूरा दे दिया, कि आप मान लो 70,000 आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इसमें मान लो प्रोडक्शन हुआ, कुछ में नेचुरल कॉसेस की वजह से बारिश ज़्यादा हो गई, धूप निकल ज़्यादा आई, या कीड़े खा गए, या कुछ भी हो सकता है, या फिर पेड़ों में भी बीमारियां होती हैं, कुछ लग गई, तो मान लो रिटर्न आया सिर्फ 35K का, भाई 35K का तो उसको 35 यानी 35,000 का तो लॉस हो गया ना। इस वजह से क्या होता है, क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप, ठीक है, जब वो ये अमाउंट चुका नहीं पाता है 35,000 का, तो वो किस में फंस जाता है, डेब्ट ट्रैप में। अब फिर वो अगले सीजन फिर से लोन लेगा, ठीक है, इस पे तो इंटरेस्ट हर बार पड़ ही रहा है, इसमें प्लस होता ही रह रहा है, ठीक है, फिर उसने अगली बार लोन लिया, अगर फिर से उसके पास केस हो गया ऐसे ही, तो क्या होगा, अब वो डेब्ट ट्रैप में फंसता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो इस पर लग रहा है हर बार 5 या 10% का इंटरेस्ट जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन, ठीक है, क्या कोलैटरल, बस मैं समझा देता हूँ क्या होता है। कोलैटरल होती है, जैसे आपको कोई लोन चाहिए, मान लो फॉर एन एग्जांपल 3 लाख का आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक आपको ऐसे ही मुंह उठा के कहते तुरंत नहीं दे देगी ना। बैंक क्या कहेगी कि मेरे पास थोड़ा सा कोलैटरल ला। कोलैटरल होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में या फिर देसी भाषा में बोलते हैं गिरवी, ठीक है, यानी कि आपसे कहेगी कि मुझे कुछ ऐसा दो तो कि 3-4 लाख का जिसकी कीमत के आधार पे हम आपको दे पाए इतना बड़ा लोन, ठीक है। तो आपसे कहेगी आप प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, या फिर आपके पास कोई बाइक हो, या कोई भी आपके पास ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जो आप दे पाओ, उसको डिपॉजिट कर दो, ठीक है, तो वो होती है कोलैटरल्स, ठीक है। अब ये यूज कैसे होती है, एज अ गारंटी यूज होती है, ठीक है। क्यों, जैसे मान लो कि अगर आप ये 3 लाख का लोन रीपे नहीं कर पाए, तो क्या करेगी, जो कोलैटरल होगी, तो बैंक के पास ये क्या नाम अधिकार रहेगा कि उस कोलैटरल को सेल करके अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर ले, ठीक है। ये होता है आपका कोलैटरल्स, ठीक है। ये आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब टर्म्स मतलब शर्तें, क्रेडिट की शर्तें। क्रेडिट क्या होता है अपना, ये क्रेडिट एक तरह से लोन ही होता है, एक तरह से क्या, ये लोन ही, इसका ये दूसरा नाम है, समझ लो आप लोन, ठीक है। Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit। टर्म मतलब शर्तें किसकी, लोन की। इंटरेस्ट रेट पहले तय होगा आपका, कोलैटरल तय होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपके सारे मांगे जाएंगे, देन उसके बाद आप पेमेंट कैसे करोगे, मतलब हर चीज़ की जो जानकारी है वो पूरी टोटल लेने के बाद ये सारा पूरा प्रोसेस मिलके क्या बनाता है, टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वही चीज़ होती है जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं कि शर्त क्या है मुझे पैसा देने की, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, इसमें हम लोग क्या समझते हैं, द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब लोन प्रोवाइड करने के लिए 2 सेक्टर हैं आपके, ठीक है, क्या, पहले तो फॉर्मल, ठीक है, दूसरा आपका इनफॉर्मल, ठीक है। दोनों सेक्टर में फ़र्क क्या है, देखो फॉर्मल सेक्टर में होता क्या है, जैसे जो बैंक वगैरह होते हैं या छोटी छोटी आपकी एजेंसीज या कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट होने के बाद एक थोड़ा सा जो फॉर्मल सेक्टर, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैंक से मिलेगा, ठीक है, तो ये सारा गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा। वेयरएज इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, किसको बोलते हैं, जब आप पैसा किससे ले रहे हो, जैसे मनी लेंडर से, कोई ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, किसी रिश्तेदार से, या फिर आप अपने फ्रेंड से, किसी भी मतलब अपने व्यवहार पे या फिर बातचीत पे ले रहे हो, ठीक है। समझ में आई बात। तो लोन के कितने सेक्टर हो सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में किसी की वो जोर जबरदस्ती नहीं चल पाती है, ठीक है, क्योंकि ये तो पर्सनल आपके रिलेशन पे आपको लोन मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मल में क्या है कि गवर्नमेंट का वो अधिकार है, थोड़ा सा इंटरफेयर इसमें किया जा सकता है, ठीक है, देख रहे हैं वहाँ पे बातें समझी जाती है। इनफॉर्मल में पता चले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इनफॉर्मल में जो होता है आपने किसी
क्योंकि आपके पास कोलेटरल नहीं है तो आप भागो कि भैया बिना कोलेटरल के हमें किसी से मिल जाए लोन, ठीक है। आप किसी मनी लेंडर के पास गया जो कि कर्जे पे पैसा देता है या फिर बिना बिना किसी कोलेटरल पे पैसा दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, रेट हाई चार्ज करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लिया तो 1 लाख के बदले वो कहेंगे 1,20,000, तुम मुझे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। वेयर जो बैंक वगैरह होती हैं इनमें हाईएस्ट रेट भाई जो होम लोन्स वगैरह होते हैं उस पर 8.8% के अप्रॉक्स इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। कार लोन वगैरह होगा इस पर 9 to 10% ये लेते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है कि 10% अबव इन लोग का रेट जाए, ठीक है। रेट का मतलब जो मूलधन होगा आपका, प्रिंसिपल जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल आपने 1 लाख लिया तो 1 लाख पे लगने वाला इंटरेस्ट होता है, उसे कहते हैं रेट, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आपको, थोड़ा सा आप लोग ने पढ़ा ही होगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैथ में, ठीक है। अब compared to the formal lenders, most of the informal lender charges a much higher interest of loan, thus the cost of borrower of informal loan is much higher, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब आप कहोगे भैया ये तो लोन लेना कौन सी अच्छी बात हुई, इसका कैसे कंट्री के डेवलपमेंट में हाथ होगा। देखो एक चीज़ समझना, जैसे आप मान लो आपके पास कोई स्टार्टअप प्लान है, ठीक है। स्टार्टअप प्लान है, आप सोच रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करना है बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, बैंक से लोन लो, ठीक है। बैंक से लोन लो, एक छोटे अमाउंट पे होगा लोन, किसी कोलेटरल के बिहाफ पे बैंक आपको पैसा दे देगा, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये कहीं ना कहीं तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा ना डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टअप करोगे, बड़ी एक कंपनी बनेगी, कम से कम 8, 10, 15, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। बिजनेस करोगे, 5-10 लोग को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे 5-10 हज़ार रुपए की सैलरी पे, है ना। ये चीज़ें होती हैं। ओनली 17% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज वाइल 83% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो इंडिया में जितने भी लोन बढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 17% आपके क्या हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से हैं, वेयर एज 83% लोन आपके कहाँ से आते हैं, फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, जो ये चीज़ें ग्रीन है ना, देखो इसको तो पहले ध्यान से लिख लेना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये वाला आप लिख लेना, ये वाला इधर वाला लिख लेना, ठीक है। ये ऊपर वाला ये सब ना लिखना, ठीक है। ये ऊपर वाला ये सब ना लिखना, इधर वाला लिखना, इधर वाला लिखना, और इन लोग को भी ना लिखना, ठीक है। 10 it is necessary that banks and cooperative increases their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces, ठीक है। Secondly, while formal sectors loan need to expand, it also necessary that everyone receive these loans, ठीक है। यानी कि हर कोई चाहता है ना कि मतलब जैसे कोई बैंक है वो तो चाहेगा ही चाहेगा कि आप हमसे लोन लो, ठीक है। अब देखो एक एसएचजी का कॉन्सेप्ट समझ लो, हम लोग ने शायद इसको 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग ने जो समझाया था, ठीक है। इसको समझ लो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एसएचजी बस लिख के आप बस थोड़ी बहुत हेडिंग डाल देना। टिपिकल, एक सेकेंड, ठीक है, लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा, बस ये चेक कर रहे थे, ठीक है। A typical SHG has 15 to 20 member usually belonging to one's neighborhood के लोग होते हैं, 15 से 20 मेंबर होते हैं, who meet and save regularly, ठीक है। उनमें क्या होती है, जैसे हम लोग 15-20 लोग के एक मैंने ग्रुप बनाया कि आप लोग हम मिलकर एक ग्रुप बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं, मंथली की सेविंग 500, 1000 रुपये, 500 या फिर 1000 आप लोग ने मिलकर जोड़े, ठीक है। यानी कि हम लोग के ग्रुप में 20 लोग थे, तो हम लोग ने क्या हुआ, 20,000 रुपये जमा कर लिए पूरे मंथ के, ठीक है, कि हम लोग ने सेविंग करी। अब जिसको कभी ज़रूरत हो, ठीक है, नेक्स्ट महीने जिसको कभी ज़रूरत हो कि मुझे छोटा सा लोन चाहिए, 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो आपसे इन्हीं 20 में से कोई एक बंदा 20,000 रुपये ले लेगा, और छोटे से अमाउंट के साथ, यानी कि 2-4-5% के इंटरेस्ट के साथ वो लोन उठा लेगा, और इन लोग को 2-4-5% का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। एसएचजी का मतलब आप समझ गए होगे। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या आते हैं, हमें लग रहा ख़त्म, ठीक है। ये था आपका बैंक एंड क्रेडिट। अब आप कहोगे इसमें तो ज़्यादा कुछ हम लोग समझ नहीं पाए बैंक वगैरह के बारे में, तो हाँ हकीकत है, आप लोग इसमें नहीं समझ पाए हो, क्योंकि 9th 10th यार ये छोटी क्लासेस हैं, 9th और ये 10th जो है छोटी क्लासेस, इसमें ज़्यादा कुछ समझाया नहीं जाता, बस ऊपरी से मोटी मोटी आपको डेफिनेशन ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक क्लियर हो जाए, कि आपको पता हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते क्या हैं, ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जो बेसिक्स होते हैं ना वो आपके क्लियर हो जाए 9th 10th में, ठीक है। जब 11th 12th में आओगे तब हम लोग बात करेंगे अच्छे से इकोनॉमिक्स के बारे में, खासकर 12th में, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही, एंड अप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। आज हम लोग फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को कवर कर लेंगे। थैंक यू।